लखनऊ में कोरोना से लड़ने के लिए अभियान चला है और मौके पर ही कोविड मरीजों को मेडिसिन किट दी जा रही है। डीएम ने मोहनलालगंज सीएचसी में समीक्षा की और हर गांव में आरआरटी टीम के जरिए निगरानी की जा रही है। तो अब उत्तर प्रदेश में एक नए सिरे से कोरोना से जंग शुरू हो रही है। टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट से कोरोना को हराना है। ऐसे में मौके पर ही कोविड मरीजों को एक मेडिसिन किट दी जा रही है ताकि आरटीपीसीआर की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें डॉक्टर के लिए न भटकना पड़े, उन्हें दवाओं के लिए न भटकना पड़े, दवाओं की कालाबाजारी के सामने जूझना न पड़े। इसलिए मेडिसिन किट दी जाएगी। डीएम ने मोहनलालगंज सीएचसी में समीक्षा की है और हर गांव में आरआरटी टीम के जरिए निगरानी की जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से पंचायत चुनाव में भीड़ उमड़ी, जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी, उसके बाद ग्रामीण इलाकों पर सरकार का फोकस है, प्रशासन का फोकस है कि कैसे संक्रमण को वहां फैलने से रोका जाए। ऐसे में अब गांव में जो टेस्टिंग होगी उसके ट्रीटमेंट की तैयारी भी तुरंत होगी। मौके पर ही ग्रामीणों को जो पॉजिटिव होंगे उनको मेडिसिन किट दे दी जाएगी। देखिए, जो ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वे हो रहा है उसकी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और एटा और कासगंज में जल्द ही ऑक्सीजन प्लांट शुरू होंगे। कोरोना पीड़ित क्वारंटाइन लोगों को छोटे सिलेंडर से घर पर सप्लाई की जाएगी, ये वहां के सांसद ने कहा है। एटा के सांसद ने कहा कि वो अपनी सांसद निधि से एटा और कासगंज में 2 ऑक्सीजन प्लांट लगवा रहे हैं। इसके लिए उन्होंने अपनी सांसद निधि से 20 लाख रुपए की देने की घोषणा की है। और एक प्लांट एटा के बागवाला में लगेगा, दूसरा प्लांट कासगंज जिले में लगेगा। उन्होंने कहा कि एटा में कोरोना की बीमारी से होम क्वारंटीन लोगों को भी छोटे सिलेंडर के ऑक्सीजन की सप्लाई की जाएगी। तो ये एक बड़ी चुनौती बनी हुई थी, क्योंकि जो लोग अस्पताल में हैं उनको तो ऑक्सीजन मिल रहा है, उनको व्यवस्था करने पर सिलेंडर मिल जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत जो अभी तक रही है होम क्वारंटीन लोगों के लिए रही है, तो उनको छोटे सिलेंडर सप्लाई किए जाएंगे। और वाराणसी के कबीर चौरा अस्पताल में ऑक्सीजन लंगर की शुरुआत कर दी गई है। निजी संस्थान के सहयोग से शुरू किए इस अभियान के जरिए लोगों को ऑक्सीजन की किल्लत से कुछ हद तक राहत मिलेगी। इस सेवा के जरिए अस्पताल परिसर में बेड के लिए इंतजार कर रहे मरीजों को ऑक्सीजन दिया जाएगा। संस्था ने कबीर चौरा मंडलीय अस्पताल में 5 ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ ऑक्सीजन की सेवा शुरू की है। तो ये सेवा उन लोगों के लिए बड़ी कारगर होगी जो लोग अस्पताल में बेड नहीं पा रहे हैं लेकिन ऑक्सीजन की जरूरत बनी है। ऐसे में ऑक्सीजन का सपोर्ट इस संस्था के जरिए मिल पाएगा। तो संस्था मरीजों को ऑक्सीजन देगी, खासतौर से उनके लिए बड़ा सपोर्ट होगा जिन्हें अस्पताल नहीं मिला और बेड की ज़रूरत है, ऑक्सीजन कम हो गया है, तो उन्हें ऑक्सीजन की सप्लाई की जाए। आगरा में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से ऑक्सीजन की किल्लत बनी है। प्रशासन का दावा है कि अब शहर में ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी जाएगी। डीएम का कहना है कि जिन अस्पतालों में ऑक्सीजन की मांग है वहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है। आगरा में ऑक्सीजन सिलेंडर भरने के लिए 2 प्लांट काम कर रहे हैं, साथ ही ऑक्सीजन की कालाबाजारी पर भी नजर बनी हुई है। तो कोविड अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई चल रही है, लेकिन कालाबाजारी से निपटना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। और कोरोना से निपटने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को डांट लगाई है। कोरोना मरीजों के इलाज को लेकर कोर्ट नाराज था और कोर्ट ने सख्त टिप्पणियां की हैं। तो दिल्ली सरकार को डांट पड़ी है और हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य ये नहीं कह सकते कि सुविधाओं की कमी है। राज्य का दायित्व है सुविधाओं को देना। हर मरीज को इलाज पाना उसका मौलिक अधिकार है। राज्यों को मौलिक अधिकार देना होगा। राज्य ये नहीं कह सकते कि दिक्कतें हैं संसाधन में। ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की कमी को लेकर कोर्ट ने नाराजगी जताई है और फटकार लगाई है। और बिजनौर में स्वास्थ्य सेवा का काफी बुरा हाल है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में एक बीमार महिला ई रिक्शा पर लेटी नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि सरकारी और निजी अस्पताल में महिला को एडमिट नहीं किया गया, जिसके बाद परिवार वालों ने ई रिक्शा में ही ऑक्सीजन लगाकर इलाज शुरू किया। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल है। अफसर कुछ भी कहें,
लेकिन आप इन तस्वीरों को देखिए और समझिए कि आंकड़ों में और ज़मीनी हकीकत में कितना बड़ा फर्क है। और नोएडा में बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए विधायक पंकज सिंह सेक्टर 30 स्थित चाइल्ड पीजीआई अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान विधायक ने अस्पताल प्रशासन के साथ बैठक की और अस्पताल के हालात का जायजा लिया। इस दौरान पंकज सिंह ने कोरोना मरीजों से मुलाकात भी की और उनका हालचाल जाना। तो सेक्टर 30 का जो चाइल्ड पीजीआई है वहां पर पंकज सिंह पहुंचे थे और उन्होंने जायजा लिया। तो कोरोना मरीजों के इलाज पर भी बात हुई, उन्होंने दिशा निर्देश भी दिए। वाराणसी की बात करते हैं। वाराणसी के बीएचयू अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आई। अस्पताल परिसर में पीपीई किट को खुले में फेंका जा रहा है। बताया जा रहा है कि पीपीई किट इस्तेमाल हो चुकी है। ऐसे में आशंका इस बात की है कि इनसे संक्रमण भी फैल सकता है। इतना ही नहीं, मरीज के परिवार वालों का ये भी आरोप है कि वार्ड बॉय के भरोसे कोविड मरीजों का इलाज चल रहा है। तो गंभीर चीजें हैं। पहला ये कि पीपीई किट कहीं भी फेंकी जा रही है और दूसरा ये कि मरीज ये कह रहे हैं कि डॉक्टर्स वार्ड में नहीं जाते, वार्ड बॉय के जरिए ही इलाज करवाया जा रहा है। कोरोना के कंट्रोल करने के लिए बिजनौर में 5 दिवसीय अभियान चल रहा है, जिसमें डोर टू डोर जाकर लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया जा रहा है। मगर निगरानी समिति की तरफ से जागरूकता के नाम पर खाना पूर्ति चल रही है। निगरानी समिति के सदस्यों के पास न तो पल्स ऑक्सीमीटर है, न ही थर्मल स्क्रीनिंग की सुविधा है। हमारे यहाँ निगरानी समितियाँ 2509 हैं जी, और जो रैपिड रेस्पॉन्स टीम्स हैं वो 47। उनका अलग काम है, उनका अलग काम है। दवा घर घर पहुँचाना उन लोगों के लिए भी जो पॉजिटिव आए हुए हैं और उन लोगों के लिए भी जिनका अभी टेस्ट नहीं हुआ है लेकिन उनके पास लक्षण हैं, उनको भी दवा पहुँचाने की कार्रवाई, उनका अभियान कल से प्रारंभ। श्रावस्ती में लॉकडाउन में छूट होते ही सड़कों पर लोगों की भीड़ दिखने लगी और ये हालात तब दिखे जब बाजारों में चुनिंदा दुकानों को ही खोलने का आदेश हुआ है। दुकानों के खुलते ही बाजार में लोग भारी संख्या में निकलने लगे, जिससे कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ती दिखाई दी। सोशल डिस्टेंसिंग की लोगों ने जमकर अनदेखी की। सोशल डिस्टेंसिंग के जो नियम है उनका पालन नहीं हो पा रहा। तो श्रावस्ती की तस्वीर है और आप देखिए कोरोना पीक पर है, इलाज नहीं मिल पा रहा है, संसाधनों की कमी हो गई है, लेकिन ये लोग बेफिक्र हैं और आम धारणा जो बन गई है कि जब तक हमें नहीं होगा तब तक हम कोरोना का नहीं मानेंगे, और शायद यही सोच जिंदगियों पर भारी पड़ रही है। कोरोना की चेन को ब्रेक करने के लिए यूपी में कर्फ्यू जो लगाया गया था सोमवार 10 मई तक की सुबह तक के लिए बढ़ा दिया गया है। संगम नगरी प्रयागराज की बात करें तो यहां कोरोना कर्फ्यू का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। शहर के पॉश इलाकों में सड़कों पर सन्नाटा है और लोग खुद को घरों में कैद किए हुए हैं, लेकिन पुराने शहर में आम दिनों जैसी चहल पहल है। सड़कों पर लोगों की आवाजाही बनी है। टेम्पो, रिक्शा और ट्रॉलियां बेधड़क चल रही हैं। तमाम लोग बेवजह सड़क पर घूम रहे हैं। कंटेनमेंट जोन के अंदर वाहन चल रहे हैं और तमाम लोग पैदल भी घूमते नजर आ रहे हैं। कंटेनमेंट जोन की बैरिकेडिंग को आराम से लोग पार कर रहे हैं। तो सवाल लोगों की जागरूकता पर भी है और सवाल इस लॉकडाउन को पालन करवाने में प्रशासन की गंभीरता पर भी है। करने के लिए उत्तर प्रदेश में जो कर्फ्यू लगाया गया था उसे अब सोमवार यानी 10 मई की सुबह 7 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अगर हम संगम नगरी प्रयागराज की बात करें तो यहाँ इस कर्फ्यू का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। जो पॉश इलाके हैं, जो नया फंसा हुआ शहर है, वहाँ तो इसका खासा असर देखने को मिल रहा है। ज़्यादातर लोग घरों में ही कैद हैं, बाजार पूरी तरह से बंद हैं, सड़कें सूनी पड़ी हुई हैं और जो जिनको बेहद ज़रूरी काम है, जो आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए हैं, वही बाहर निकल रहे हैं। लेकिन पुराने शहर का जो हाल है वो बेहाल है। इस वक्त हम मौजूद हैं नूरुल्लाह रोड पर और आप देख सकते हैं कि यहाँ सड़कों पर खासी चहल पहल है। हालात बिल्कुल आम दिनों जैसे हैं। रिक्शे चल रहे हैं, ट्रालियाँ चल रही हैं, ऑटो चल रहे हैं और तमाम लोग जो है वो बेवजह सड़कों पर घूमते हुए नज़र आ रहे हैं। महिलाएं निकल रही हैं, उनके साथ छोटे बच्चे भी हैं और ऐसा लगता है कि जैसे इन लोगों को कोरोना का कोई खौफ ही नहीं है। लोगों की आवाजाही कंटेनमेंट जोन का, ये देखिए साफ तौर पर बोर्ड लगा हुआ है
बैनर लगा दिया गया है, रास्ते को बैरिकेड कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद लोगों की अच्छी खासी संख्या में, देखिए एक साथ 5 ई रिक्शा हमको नजर आ रहे हैं, लोग बाइक चला रहे हैं, लोग पैदल घूम रहे हैं, और सामने जो भाई साहब चले आ रहे हैं इन्होंने तो मास्क तक नहीं लगा रखा है। हालांकि पुलिस प्रशासन जो है वो इस बार खास मुस्तैद नजर नहीं आ रहा है, वो लोगों से रोक टोक नहीं कर रहा है, और यही वजह है कि जो पुराना शहर है वहाँ पर लोग बेखौफ होकर सड़कों पर निकल रहे हैं। आम दिनों जैसी ही चहल पहल है, और जैसा हम पहले देख रहे थे पिछले महीने अप्रैल के महीने में कि कोरोना की महामारी से पूरे शहर में कोहराम मचा था, तो शायद वही हालात एक बार फिर से देखने को मिल सकते हैं। कैमरामैन अनुराग द्विवेदी के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति के मजबूत स्तंभ के तौर पर पहचान रखने वाले नेता अजीत सिंह का निधन हो गया। अजीत सिंह 22 अप्रैल से कोरोना संक्रमित थे। गुरुवार की सुबह गुरुग्राम के अस्पताल से एक ऐसी खबर आई जिसने राष्ट्रीय राजनीति के फलक पर शून्य पैदा कर दिया है। जिसने भी खबर को सुना वो स्तब्ध और मौन रह गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति के मजबूत स्तंभ के तौर पर पहचान रखने वाले राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष अजीत सिंह ने अंतिम सांसें ली, और इसी के साथ राष्ट्रीय राजनीति में पश्चिमी यूपी के एक नायक का सूर्य अस्त हो गया। देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने वाले उनके बेटे अजीत सिंह किसानों के बीच खासे लोकप्रिय रहे, और जब भी मौका मिला तब राष्ट्रीय राजनीति में भागीदारी के जरिए किसानों की आवाज को बुलंद किया। लेकिन निष्ठुर हो चुके समय ने एक जननेता को छीन लिया। जैसे ये खबर राजनीतिक गलियारों तक पहुंची, शोक की लहर दौड़ पड़ी। गांव खेड़ों तक अपनी सक्रियता की वजह से पहचान रखने वाले अजीत सिंह के निधन की खबर ने गांव गलियों को स्तब्ध कर दिया। पश्चिमी यूपी की राजनीति के एक बड़े चेहरे का यूं चले जाना सबको मौन कर गया। 22 अप्रैल को हुए थे कोरोना संक्रमित। किसानों के बीच लोकप्रिय और अपनी कर्तव्य निष्ठा और किसान हितैषी विचारधारा के लिए मशहूर अजीत सिंह किसान आंदोलन के दौरान भी मुखर रहे। इस बीच 22 अप्रैल को अजीत सिंह के कोरोना संक्रमित होने की खबर आई। अजीत सिंह के साथ उनकी पोती भी कोरोना संक्रमित हो गई थी। उम्र के 82 बसंत देख चुके अजीत सिंह का स्वास्थ्य लगातार गिरता जा रहा था। कोरोना संक्रमित होने की खबर ने अजीत सिंह के परिवार के साथ साथ उनके शुभचिंतकों को शब्द शून्य कर दिया था, जिसके बाद अजीत सिंह को गुरुग्राम के आर्टेमिस अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां लगातार उनके स्वास्थ्य में सुधार देखा जा रहा था। लेकिन धीरे धीरे कोरोना संक्रमण उनके फेफड़ों तक पहुंच गया और अजीत सिंह की हालत बिगड़ने लगी थी। 4 मई से वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे अजीत सिंह। आरएलडी के मुखिया अजीत सिंह का स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता जा रहा था। इसके बाद से धीरे धीरे उनके फेफड़ों में संक्रमण बढ़ता चला गया। 4 मई को जब उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो उन्हें गुरुग्राम के आर्टेमिस अस्पताल में वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया। इस दौरान अजीत सिंह 2 दिन तक इस कोरोना से लड़ते रहे। लेकिन गुरुवार सुबह एक ऐसी खबर आई जिसने राजनीतिक दिग्गजों को शब्द शून्य कर दिया, तो वहीं राजनीतिक गलियारे को स्तब्ध कर दिया। गुरुवार सुबह ली अंतिम सांस। एक तरफ लगातार अजीत सिंह अस्पताल में वेंटिलेटर सपोर्ट पर रहकर कोरोना से जंग लड़ रहे थे, तो वहीं अजीत सिंह के स्वास्थ्य में सुधार के लिए दुआओं का दौर जारी रहा। ऐसे में गुरुवार की सुबह एक स्तब्ध कर देने वाली खबर आई कि आरएलडी के मुखिया अजीत सिंह नहीं रहे। अपने पीछे अजीत सिंह एक ऐसा राजनीतिक शून्य छोड़ गए हैं जिसे भर पाना शायद मुमकिन न हो। जाट परिवार से ताल्लुक रखने वाले अजीत सिंह ने कई सीमाओं को अपने राजनीतिक सफर में तोड़ा था, और यही वजह थी कि पश्चिमी यूपी की राजनीति एक वक्त में अजीत सिंह के इर्द गिर्द घूमती नजर आती थी। एक ऐसा ही खालीपन अजीत सिंह के निधन से देश की राजनीति में देखने को मिल रहा है, जिसे भारतीय राजनीति का स्वर्णिम इतिहास कभी भुला नहीं पाएगा। और अजीत सिंह का नाम
उसी राजनीतिक इतिहास में अमिट हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और बड़ी खबर बिजनौर से है। अस्पताल में हंगामे का वीडियो वायरल हुआ है। सरकारी अस्पताल में मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। मरीज की मौत पर परिजनों ने गंभीर आरोप लगा दिए। हंगामे की सूचना पर पुलिस पहुंची और हालात को संभाला गया। बिजनौर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिला संयुक्त चिकित्सालय का पूरा मामला है। तो बिजनौर में एक मरीज की मौत के बाद हंगामा हो गया। तीमारदारों ने हंगामा कर दिया। सरकारी अस्पताल में मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। मरीजों की मौत पर परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए और हंगामे की सूचना पर पुलिस पहुंची। किस तरीके से हालात को संभाला गया। बिजनौर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिला संयुक्त चिकित्सालय का ये पूरा मामला है। हुआ है, हारे प्रत्याशी ने पथराव पर फायरिंग कर दी। नवनिर्वाचित प्रत्याशी के घर पर हमला बोल दिया। बवाल में दोनों पक्षों के 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ठठिया थाना क्षेत्र के गुरौली गांव की यह घटना है। तो कन्नौज में जबरदस्त बवाल हुआ है और पंचायत चुनाव का आफ्टर इफेक्ट देखने को मिल रहा है, जहां पर हारे हुए प्रत्याशी ने नवनिर्वाचित प्रत्याशी के घर पर हमला कर दिया। पथराव हुआ, फायरिंग हुई। दोनों पक्ष के 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तो ये तस्वीरें देखिए आपके सामने। और फतेहपुर के हदगावा थाना क्षेत्र में चुनावी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में बवाल हो गया। मंगिरे मऊ गांव में चुनाव हारे प्रत्याशी और उनके समर्थक जीत प्रत्याशी के घर पर हमला बोल दिया। इस दौरान घर में रखा सामान भी तोड़ दिया गया। आरोप है कि दबंगों ने महिलाओं के साथ मारपीट की। पीड़ित की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो देखिए किस तरीके से जो दबंग प्रत्याशी और उनके समर्थकों ने तोड़फोड़ कर दी, क्योंकि जीत गया था उसका विरोधी और उसी के बाद ये बवाल किया गया। तो चुनावी रंजिश की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। जिले बदल जा रहे हैं, लेकिन बवाल ठीक उसी तरह का हर जगह हो रहा है। और ये तस्वीर फतेहपुर की है, जहां पर जीते हुए प्रत्याशी के घर पर, निर्वाचित व्यक्ति के घर पर दबंगों ने हमला कर दिया। तो घर का सामान तोड़ दिया गया, मारपीट की गई। नवनिर्वाचित प्रधान के दबंग प्रत्याशियों के शर्मसार करने वाली तस्वीरें सीतापुर से भी सामने आई, जहां पर जीत के जश्न के दौरान गांव के एक बुजुर्ग को पूर्व प्रधान बनाकर जमकर पिटाई की गई। इस दौरान माइक पर उससे कई सवाल भी दबंग कर रहे हैं। पूर्व प्रधान बनाकर सरकारी योजना में कितना भ्रष्टाचार किया, कितनों के मकान बनवाए, मृतकों की मिलने वाली राशि में कितना कमाया, इस तरह की बातें पूछकर नौटंकी हुई। और देखिए पिटाई भी हो रही है। तो एक पूरा तमाशा हुआ, देखिए। तो अब देखिए, शुक्र तो यह है कि प्रधानी का चुनाव जीते हैं। अगर गलती से भविष्य में कभी विधायक या सांसद बन गए तो पूरे जिले को गोली मार देंगे। तो ये स्थिति है सीतापुर में, और इस पर पुलिस को संज्ञान लेना चाहिए। नौटंकी ही सही, लेकिन इस तरीके की जो तस्वीरें होती हैं ये निश्चित तौर से माहौल को खराब करने वाली होती हैं। कानून व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती ये बन सकती हैं। और जिस बुजुर्ग को पूर्व प्रधान बनाया गया उसे हकीकत में पीटा भी गया, बुरी तरीके से पीटा गया। आप देखिए, ये जो इतने असंवेदनशील लोग हैं, अगर आपको नाटक करना था तो अपनी पीठ पर टकोरे चलवा लेते, लेकिन एक बुजुर्ग को चुना गया, उसको पीटा गया, तालियां बजीं। और सबसे बड़ी बात, कोरोना काल में इस तरह से जो जश्न मनाया गया, बावजूद प्रशासन मूक है। हालांकि प्रशासन मतदान में मूक रहा, मतगणना में मूक रहा, तो अब तो मूक रहना बनता भी है। अब तो उनकी जिम्मेदारी खत्म भी है, क्योंकि जब मतदान और मतगणना में उन्होंने जिम्मेदारी नहीं निभाई तो गांव-गांव में जाकर जिम्मेदारी निभाएंगे, इसकी उम्मीद करना गलत होगा। देखिए, ये जीत का जश्न है और किसी के चेहरे पर आपको मास्क नहीं दिखेगा और बुजुर्ग की बुरी तरीके से पिटाई की जा रही है। हालांकि यह नाटक ही है, लेकिन नाटक में भी बुजुर्ग को पीटा गया, गुलाल उड़ाए गए, कानून की धज्जियां उड़ाई गईं। वीडियो वायरल हो रहा है, लेकिन प्रशासन अभी तक फिलहाल नहीं जागा।
फतेहपुर में हदगांव में महिला ग्राम प्रधान के बेटे को धमकाते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। आरोप है कि थाना अध्यक्ष प्रधान प्रतिनिधि को फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी देते सुनाई दे रहे हैं। एसपी ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए डीएसपी थरियाओं को जांच के आदेश दे दिए। तस्वीर देखिए फतेहपुर की। मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें प्रभारी निरीक्षक हदगांव द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। इस संबंध में विस्तृत जांच मेरे द्वारा की जा रही है। प्राथमिक जांच में पाया गया कि ग्राम अखरी में प्रधान पुत्र द्वारा जो है गांव के लोगों को धमकाया जा रहा था। इस संबंध में जांच करने हेतु प्रभारी निरीक्षक हदगांव ग्राम अखरी पहुंचे थे। वहीं पे इस तरह की घटना घटित हुई है। इस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को जांच उपरांत प्रेषित की जाएगी। और सीतापुर में पंचायत चुनाव परिणाम आने के बाद गांव में मारपीट और चुनावी रंजिश की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला शहर से सटे ग्राम पंचायत कनवा खेड़ा का है, जहां पर नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान महाराज सिंह यादव और उनसे निवर्तमान ग्राम प्रधान और निर्वाचित जिला पंचायत सदस्य हाजी रिजवान के बीच जमकर बवाल हुआ। बवाल को शांत कराने के लिए एसडीएम सदर अमित भट्ट और सीओ सिटी पीयूष कुमार सिंह ने कई थानों की फोर्स लेकर वो पहुंचे और हालात को काबू में करने की कोशिश की। तो जगह जगह से तस्वीरें सामने आ रही हैं। चुनावी रंजिश को लेकर गांव-गांव बवाल हो रहा है, मारपीट हो रही है और कई जगह विवाद इतना बढ़ रहा है कि कई थानों की फोर्स का सहारा लेना पड़ रहा है।